चैप्टर का क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब चेंज हो जाना। तो आप मुझे बताइए इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? दिस चैप्टर डील्स विथ एनर्जी और एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज, इस चैप्टर में हमको एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है, एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है? एनर्जी में चेंज बताता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। बताइए हम इसमें एनर्जी पढ़ेंगे या एनर्जी में चेंज पढ़ेंगे? एनर्जी में चेंज पढ़ेंगे। और कौन कौन सा एनर्जी में चेंज आपको पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको 5 टॉपिक पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक्स में कितनी टॉपिक पढ़नी है? 5। मैं निकालना चाहता हूं डेल्टा जी। क्या निकालना चाहता हूं? डेल्टा जी। और डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मुझे डेल्टा जी निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, डेल्टा इज तभी निकल पाएगा जब डेल्टा ई निकलेगा, और डेल्टा ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो मुझे इतनी सारी एनर्जी के चेंज के बारे में पढ़ना है। और अगर आपको डेल्टा जी निकालना है तो इसमें आपको वर्क भी निकालना पड़ेगा और आपको क्या भी निकालना पड़ेगा? एंट्रोपी निकालना पड़ेगा। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में आपको टोटल 5 टॉपिक पढ़नी है। 5 टॉपिक क्या है? डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी कैसे निकालेंगे और एंट्रोपी कैसे निकालेंगे। अगर ये 5 टॉपिक निकालना आप सीख जाएंगे तो आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। और थर्मोकेमिस्ट्री को आप एनर्जेटिक्स भी बोलते हैं। तो ये थर्मो जो केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है, इस थर्मोकेमिस्ट्री में आपको 2 पार्ट पढ़ना है कि कौन कौन सा फैक्टर होता है जो डेल्टा एच को अफेक्ट कर देता है, फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा एच। और फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डेल्टा एच, कितनी प्रकार की हीट ऑफ रिएक्शन होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और आपको याद रखिएगा इसमें टोटल आपको 9 प्रकार की हीट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जैसे आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कंबशन, समझ में आ रही है ना? बॉन्ड एनर्जी, न्यूट्रलाइजेशन, ये सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बोला था कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है भाई वो एनर्जी के बारे में नहीं बताता है, एनर्जी चेंज के बारे में बताता है। और एनर्जी चेंज के लिए आपको डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। डेल्टा जी मतलब गिव्स एनर्जी, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन फिजिबल है या नॉट फिजिबल है, उसके बारे में हमको डेल्टा जी बताता है। और डेल्टा जी निकालने के लिए एनर्जी एंथैल्पी चेंज आएगा। एंथैल्पी चेंज के लिए आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना पड़ेगा। और इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी निकलेगा जब आप वर्क डन निकालेंगे। क्लियर है ना? तो ये 5 टॉपिक है जिसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? एक आप लाइन लिख सकते हैं, दिस चैप्टर डील्स विथ, लिख लीजिए, दिस चैप्टर डील्स विथ एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम। दिस चैप्टर डील्स विथ एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब हमको जानना पड़ेगा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, ठीक है ना? तो सिस्टम क्या होता है? वो यूनिवर्स का पार्ट जिसका हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं। सिस्टम का वो पार्ट जिसका हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं, उसको सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टम। और मतलब क्या होता है? सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सराउंडिंग। मतलब ऑल यूनिवर्स में से अगर हम सिस्टम को हटा दें तो जो बचेगा उसको क्या बोला जाएगा? सराउंडिंग। और बाउंड्रीज क्या होता है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है भाई? सेपरेट करता है। तो अब मुझे बताइए सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसका हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं, मान लो ये क्लासरूम में है, क्लासरूम में गैस प्रेजेंट है और आप इस गैस का आप टेम्परेचर मेजर कर पा रहे हैं, उसकी एनर्जी मेजर कर पा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? सिस्टम। अरे सिस्टम का ही सब कुछ पता होता है, सराउंडिंग का कुछ भी पता नहीं होता है। तो मान लो ये आपका क्लास सिस्टम है, तो इसके चारों इसको छोड़ के जो जितनी भी स्पेस बचेंगी उसको हम क्या बोल सकते हैं? सराउंडिंग। क्या बोल सकते हैं? और जो दोनों को सेपरेट करता है उसको क्या बोला जाता है? बाउंड्रीज। क्या बोला जाता है? बाउंड्रीज। मतलब आप याद रखना भाई, आपको ना जो कुछ भी पता है वो किसका बारे में पता है? सिस्टम के बारे में पता है, सराउंडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। मैं आपको लास्ट क्लास में बता भी रहा था कि मान लो ये क्लासरूम सिस्टम है और बाहर में भी बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। अगर आप उस गैसेस का टेम्परेचर मेजर कर लिए तो वो सराउंडिंग नहीं रहेगा, वो क्या बन चुका है? सिस्टम। आपको एक ही बात याद रखना है, सिस्टम का ही सब कुछ पता होता है, सराउंडिंग का कुछ भी पता नहीं होता है। अगर सराउंडिंग के बारे में आप कुछ मेजर कर पाते हैं तो सराउंडिंग नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? सिस्टम। तो अब मुझे बताइए थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताता है भाई? एनर्जी के बारे में या एनर्जी चेंज के बारे में? एनर्जी चेंज के बारे में बताता है। और एनर्जी चेंज निकालना है सिस्टम का या सराउंडिंग का?
सिस्टम का। तो ये चैप्टर हमारा सिस्टम का एनर्जी चेंज के बारे में बताता है। हम सिस्टम का एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एग्जैक्ट एनर्जी तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता हूं। मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? चेंज इन एनर्जी। क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? चेंज इन एनर्जी। क्या आपको समझ में आ रही है ना? तो चलिए ठीक है, सिस्टम क्या है लिख लेंगे एक पॉइंट। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सराउंडिंग में लिख लीजिएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा यूनिवर्स का वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। जो दोनों को सेपरेट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? बाउंड्रीज। बाउंड्रीज हमारी क्या होती है? कंडक्टिंग हो सकती है, बाउंड्रीज हमारी कंडक्टिंग भी हो सकती हैं और नॉन कंडक्टिंग हो सकती हैं। अच्छा, बाउंड्रीज हमारी क्या हो सकती है? कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। मान लीजिए अभी आपका जो बाउंड्रीज है वो बताओ ईंटों से बना है कि नहीं बना है? ईंटों से बना है ना भाई, तो क्या उसमें हीट एक्सचेंज हो सकता है क्या? नहीं। तो बताओ वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग है। अगर मैं मान लो ये बाउंड्री बना रहा हूं, लोहा से बना दो, लोहा से, तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो वो बाउंड्रीज कैसे कहलाएगी? कंडक्टिंग। कैसे कहलाएगी? कंडक्टिंग। ठीक है। बाउंड्रीज हमारी रिजिड हो सकती है, बाउंड्रीज हमारी फ्लेक्सिबल हो सकती है। क्या हो सकती है? फ्लेक्सिबल। तो बाउंड्रीज हमारी रिजिड होती है, बाउंड्रीज क्या हो सकती है? फ्लेक्सिबल, वो चेंज हो सकती है कि नहीं? और बाउंड्रीज हमारा रियल होता है और बाउंड्रीज हमारा क्या हो सकता है? इमेजिनरी हो सकता है कि नहीं? बाउंड्रीज हमारा रियल होगा और बाउंड्रीज हमारा क्या हो सकता है? इमेजिनरी। जैसे मान लो आप अगर एक कप ऑफ टी की बात करेंगे तो मान लो यह चाय रखा हुआ है और चाय ओपन है भाई, ओपन कप में है, तो बताओ इसका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ बाउंड्रीज होगा और उस बाउंड्रीज को मैं क्या मान लूंगा? इमेजिनरी बाउंड्रीज। कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होगा जिसका वजह, क्योंकि आपको क्या करना है? हीट एक्सचेंज होगा। अरे हीट एक्सचेंज कहां होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। तो मान लो ये पूरा अगर मैं सिस्टम बन रहा हूं तो इसका हीट एक्सचेंज होगा, तो एक बाउंड्रीज होगा, वो बाउंड्रीज को मैं क्या मान सकता हूं? इमेजिनरी बाउंड्रीज। क्या मान सकता हूं? मतलब याद रखना है कि बाउंड्रीज रियल हो सकता है, बाउंड्रीज इमेजिनरी हो सकता है। जैसे मान लो ये क्लासरूम है, इसके जो बाउंड्रीज रियल है या रियल है या इमेजिनरी है? बताइए, आंखों से दिखाई दे रही है, रियल है। कैसी है? रियल है। और मान लो ये क्लासरूम की जो बाउंड्रीज है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? क्या ये बाउंड्री चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो रिजिड है। समझ में आ रही है ना? और ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग है। तो बाउंड्रीज की कुछ खास बातें हैं जो मैंने आपको लास्ट यहाँ पे लिखा दिया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो चलिए लिखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा, अगर टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारा क्या होता है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना भाई? कितने प्रकार की सिस्टम होती है बताइए? 3 प्रकार की। पहला क्या होगा? ओपन सिस्टम। फिर क्या होता है? क्लोज सिस्टम। फिर क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अच्छा बताइए, अगर मैं बात करता हूं ओपन सिस्टम में, तो ओपन सिस्टम में क्या होगा भाई? ओपन सिस्टम में बाउंड्रीज रियल होगी या इमेजिनरी होगी? अरे भाई, बाउंड्रीज, एक बाउंड्रीज तो हमारा इमेजिनरी ही होगा ना, इसलिए ओपन है। ओपन है तो एक बाउंड्रीज हमारी कैसी होगी? इमेजिनरी। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? बाउंड्रीज कैसी होगी? रियल। और आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? मान लो ये है और इसके चारों तरफ से क्या कर दिया गया है? इंसुलेट कर दिया गया है, इंसुलेटिंग वॉल से कवर कर दिया गया है। क्लियर है ना? क्या आपको समझ में आ रही है? तो ये हमारा ओपन सिस्टम है, ये हमारा क्लोज सिस्टम है और ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। और आप मुझे बताइए, इसमें किस किस में मैटर का एक्सचेंज होगा? किसमें मैटर का एक्सचेंज होगा और किसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा? अच्छा बताइए, इसमें मैटर का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो सिस्टम कैसा है? ओपन है कि नहीं? तो मैटर का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे भाई, ये तो कवर है ना भाई, तो इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है ना? क्या इसमें मैटर का एक्सचेंज होगा? क्या नहीं होगा। अच्छा बताइए, किसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा? क्या इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? अरे ये ओपन है, अरे चाय रखेंगे, चाय तो ठंडा ना हो जाता है भाई, एनर्जी का एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया? क्या इसमें होगा कि नहीं होगा? अगर आपने एक कप चाय रखा है और उसका ऊपर से कवर कर दिया है, तो क्या वो चाय ठंडा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। मतलब क्या चेंज हो गया है? एनर्जी एक्सचेंज हो गया है। क्या इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा? क्या नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही किसका एक्सचेंज होता है? मास का एक्सचेंज होता है।
आप मुझे बताइए भाई, आप ये बॉटल है, क्या है भाई, बॉटल है और इसमें पानी है, पानी ठीक है ना, और आप गर्म पानी इसमें रख दिए हैं, क्या रख दिए हैं, गर्म पानी, और इसको खोल दिए हैं, तो बताओ क्या इस वाटर मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में जाएंगे, क्या उसका मास एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्या क्या भी एक्सचेंज हो गया है, एनर्जी एक्सचेंज हो गया है, क्लियर है ना भाई। लेकिन इसमें अगर मान लो मैंने गर्म पानी रख के इसको बंद कर दिया है भाई, बंद कर दिया है, तो बताओ मास का एक्सचेंज होगा क्या, नहीं, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो गर्म है कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो बताओ इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही। लेकिन आप मुझे बताइए, पूरे मार्केट में दो प्रकार की कंटेनर होती है, एक होती है डायाथर्मिक कंटेनर, एक होती है एडियाबेटिक कंटेनर, एक होती है डायाथर्मिक और दूसरी क्या होती है, एडियाबेटिक। अगर डायाथर्मिक कंटेनर की बात करते हैं ना, जो जिसमें हीट का एक्सचेंज हो जाता है, ऐसे टाइप की कंटेनर को क्या बोला जाता है, डायाथर्मिक। जैसे ये बोतल है, आप गर्म पानी रखेंगे, क्या ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, ये है डायाथर्मिक। लेकिन मान लो ये बोतल है भाई, ये बोतल है और इसके अंदर में आप गर्म पानी रखेंगे तो कुछ देर तक गर्म रहेगा, मतलब इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये क्या है, एडियाबेटिक कंटेनर। क्या आप बात समझ पा रहे हैं क्या। तो दो प्रकार की कंटेनर है, एक तो डायाथर्मिक है और दूसरा एडियाबेटिक है। तो आप मुझे बताओ, ऑल क्लोज डायाथर्मिक कंटेनर आर एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अरे भाई क्या मैंने क्या बोला है, डायाथर्मिक, जिसमें क्या एक्सचेंज हो सकता है, हीट। और मान लो उसको मैंने कंटेनर को क्लोज कर दिया है, अरे क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, ये डायाथर्मिक कंटेनर है भाई, और इसमें डाल के मैंने इसको क्लोज कर दिया है, तो बताओ क्या होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या एग्जांपल हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। क्या आपको समझ में आ रही है ना। लेकिन मैं बोलूंगा ऑल क्लोज्ड एडियाबेटिक कंटेनर आर एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अगर वो एडियाबेटिक है तो हीट का एक्सचेंज होगा नहीं, और आपने इसको क्लोज कर दिया है तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, तो मैं उसको बोल सकता हूं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोल सकता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आपको समझ में आ रही है ना। एग्जांपल होता है थर्मोफ्लास्क, समझ में आ रही है ना, वो किसका एग्जांपल होता है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम का। क्लोज सिस्टम में क्या होता है भाई, ऑल क्लोज डायाथर्मिक कंटेनर। क्या हो जाएगा, ऑल क्लोज्ड डायाथर्मिक कंटेनर, ठीक है। डायाथर्मिक में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होगा, क्लोज कर दिए हैं तो मास एक्सचेंज नहीं होगा। या बताओ बल्ब, किसका एग्जांपल है भाई, क्लोज सिस्टम का। अच्छा मान लो CFL की लेंथ इतनी है, क्या वो दिन प्रतिदिन उसका मास एक्सचेंज हो जाएगा, क्या नहीं। लेकिन क्या वो एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा भाई, क्लोज सिस्टम। लेकिन हमारा जो बॉडी है, समझ में आ रही है ना, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, ओपन सिस्टम। अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है भाई, क्लोज सिस्टम। कितने स्टूडेंट इनकी बात से सहमत है कि अर्थ इज ए क्लोज सिस्टम। एक स्टूडेंट, दो, आपको साथ देने वाले बहुत कम स्टूडेंट हैं। और बताओ, और कोई स्टूडेंट का दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है तो बोल सकते हैं। अर्थ जिस पे हम लोग बैठे हैं वो कैसा टाइप का सिस्टम है, तो करेक्ट आंसर इज ओपन सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ओपन सिस्टम। अच्छा बताइए, अर्थ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है। अरे अभी आपको गर्म लग रहा है, दिसंबर में आपको ठंडा लगेगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया। क्या अर्थ पे मैटर का एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है, होता है भाई। अरे जब देखते हैं कि बारिश आता है तो अर्थ पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है ना। अरे देखो ऐसे समझेंगे, मान लो ये अर्थ है, क्या है भाई, अर्थ का मास है x, कितना मास है। अब मान लो बरसात की दिन हुई तो अर्थ पे पानी आ गया, अरे देखते हैं शिवोकोरंग में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है ना भाई। तो मान लो इस पानी का मास है y, तो टोटल मास अब कितना हो जाएगा, x + y। लेकिन जैसे गर्मी की दिन आती है, क्या पानी का इवोपोरेशन हो जाता है और पानी तो सूख जाता है भाई। तो बताओ, क्या वो पानी अर्थ से तो चला ही गया, तो क्या मैटर का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन एनर्जी का भी एक्सचेंज हुआ, तो क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम। अरे हो जाएगा ना। AC इज एन एग्जांपल ऑफ, AC इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। अरे कभी गर्म है, AC चलाएंगे ठंडा हो जाएगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। लेकिन जब AC चलती है तो आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा ड्रॉप में क्या गिरता है भाई, पानी। अरे पानी AC से तो गिर गया है ना भाई, तो उसका मास भी एक्सचेंज हो गया है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो गया है, तो क्या बोला जाएगा, ओपन सिस्टम। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, क्योंकि यूनिवर्स बोलते हैं तो सब कुछ कंसिडर कर लेते हैं, क्लियर है ना भाई। तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा, आइसोलेटेड।
यूनिवर्स में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना तो मास का एक्सचेंज होता है। अब बोलेंगे अर्थ था, अरे अर्थ से पानी गया है तो कहां गया है? यूनिवर्स में ही तो गया है। क्लियर है ना? तो यूनिवर्स का ना तो मास एक्सचेंज होता है ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। ऐसे टाइप के सिस्टम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिवर्स, आइसोलेटेड बल्ब। ये सब सारी एग्जांपल आपको लिखा दी गई हैं, या मुझे नहीं लग रहा है कि यहां तक किसी को डाउट है। डाउट नहीं है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ेंगे। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आना चाहिए। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो स्टेट पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन क्या होता है? जो स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन स्टेट फंक्शन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पाथ फंक्शन जो होता है वो पाथ पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रही है ना? तो स्टेट पे तो दोनों डिपेंड करता है, एक पाथ पे डिपेंड करता है, दूसरा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो बताओ, पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करेगा और स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या कुछ समझ में आ रही है ना भाई? तो पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज पाथ फंक्शन। जो पाथ पे डिपेंड करने वाला फंक्शन है, प्रॉपर्टीज है, उसको क्या बोला जाएगा? पाथ फंक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं, मान लो ये ए है और ये है बी। ठीक है, ऐसा है, तीन रास्ता है। अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस की, किसकी बात करूंगा भाई? डिस्टेंस। डिस्टेंस स्टेट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अलग अलग रास्ता से जाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, मान लो 1 2 3, ये तीन रास्ते हैं। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, वो तो भाई स्टेट पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा? नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो आपका आंसर इज ए बी। ए बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं। लेकिन क्या डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? उसी प्रकार पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है और स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसके दो ही एग्जांपल है भाई, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क आर एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन। बाकी सारे छोड़ के, हीट और वर्क और हीट को छोड़ के बाकी जितने भी होगा वो सब कैसा होता है? स्टेट फंक्शन। लेकिन हीट एंड वर्क क्या होता है बताओ? पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क क्या हो जाएगा बताओ? हीट एंड वर्क क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन। क्या समझ में आ रही है ना? इसको छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो सब कैसे हो जाएंगे? स्टेट फंक्शन। जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, समझ में आ रही है ना? इंटरनल एनर्जी, समझ में आ रही है ना? टेम्परेचर, ईटीसी, बाकी सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। बाकी क्या है? स्टेट फंक्शन है। लेकिन हीट एंड वर्क क्या है? पाथ फंक्शन। क्या वो समझ में आ रही है ना? आप सोच के देखिए, जैसे मान लो आप ग्राउंड फ्लोर में हैं और आपको फोर्थ फ्लोर में जाना है। अरे कहां में है? ग्राउंड फ्लोर में है और आपको फोर्थ फ्लोर में जाना है। उसमें एक लिफ्ट भी लगा है और एक सीढ़ी से भी जाना है। समझ में आ रही है ना? क्या दोनों रास्ता से वर्क सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। दोनों रास्ता से वर्क क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो क्या वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसी प्रकार हीट भी हमारा किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। तो आपको एक बात है जो याद रखना है कि वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, बाकी सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। ठीक, अब हम बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बताइए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अरे वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट को बढ़ा देने से प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट के बढ़ जाने पे वो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। समझ में आ रही है ना? अमाउंट को चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। लेकिन जो अमाउंट के बढ़ जाने पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, क्या नाम होता है? इंटेंसिव। समझ में आ रही है ना? इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब मेटर को बढ़ाने से प्रॉपर्टी बढ़ जाए एक्सटेंसिव, लेकिन मेटर को बढ़ाने से प्रॉपर्टी ना बढ़े, उसका क्या नाम है? इंटेंसिव। क्या कुछ समझ में आ रही है ना भाई? क्या कुछ समझ में आ रहा है ना? नाम में ही डिफिनेशन छुपा है, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट, ऐसा याद रखना है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। क्लियर है ना? तो जो अमाउंट के बढ़ा देने से प्रॉपर्टी बढ़ जाती है नाम है एक्सटेंसिव, लेकिन जो अमाउंट के बढ़ा देने से प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो जाती है उसका क्या नाम है? इंटेंसिव। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मान लो हमारे पास में एक कंटेनर है और ये यहाँ पे एक कंटेनर है। जब भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव लिखना है तो आपको करना क्या है? कंटेनर लेना है और मान लो इस कंटेनर की मास m है और इसकी वॉल्यूम v है, इसकी मोल है n है, इसकी टेम्परेचर t है, इसकी प्रेशर p है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी एनर्जी जो है E है। क्या आपको समझ में आ रही है ना?
अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं क्या करूंगा, इसको मान लो ये क्लासरूम है, क्लासरूम का पूरा ये क्लासरूम है, इसकी वॉल्यूम V है, इसकी मास m है, इसके मोल n है, इसमें गैस प्रेजेंट है, उसके मोल n है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, और ऑल प्रकार की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मान लो उसका क्या है, E है। क्लियर है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा भाई, डिवाइड कर दूंगा, बीच से पार्टीशन लगा दिया। अब मैं इसको बीच से पार्टीशन लगा दिया, यहां में बीच से पार्टीशन कर दिया, तो आप बताओ हम हमारा सिस्टम पहले यहां पे इतना था, अब सिस्टम आधा आधा हो गया है। क्लियर है ना? तो अगर इसको चेंज करने से जो जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव, लेकिन जो चेंज नहीं होगा उसका क्या नाम है, इंटेंसिव। तो अब मुझे बताइए, ये पूरा सिस्टम का मास m था, जब इसको बीच से पार्टीशन करूंगा तो क्या अब उसका मास m रहेगा? अरे ये सिस्टम का मास अब m रहेगा कि आधा हो जाएगा? बताइए, आधा हो जाएगा तो बताओ क्या m/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ क्या इसको चेंज करने से प्रॉपर्टी, सिस्टम में चेंज करने से हमारा प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जा रही है? तो बताओ मास कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। मास कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। अच्छा बताइए, पहले इस सिस्टम का वॉल्यूम V था, लेकिन अब ये सिस्टम का वॉल्यूम V नहीं रहेगा, आपने आधा डिवाइड किया है तो V/2 हो जाएगा। तो बताइए वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। पहले मोल n थे, लेकिन अब मोल क्या हो जाएंगे, n/2। तो बताओ मोल भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। अच्छा बताइए, पहले टेम्परेचर T था, अब डिवाइड किया जाएगा तो अभी भी टेम्परेचर कितना ही रहेगा, T ही रहेगा। तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे भाई मान लो ये क्लासरूम का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? क्लासरूम की टेम्परेचर कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस है, और मैं बीच से पार्टीशन कर दूंगा तो इधर भी टेम्परेचर 25 ही रहेगा और इधर भी टेम्परेचर 25 ही रहेगा। तो उसको चेंज करने से टेम्परेचर में चेंजेस आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। अच्छा आप लोग जानते हैं कि जितनी भी एनर्जी होती है, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, क्या एनर्जी मास पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? अगर मास चेंज होगा एनर्जी चेंज हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? तो मास चेंज हो जाने से एनर्जी चेंज हो जा रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मान लो पहले इसकी डेंसिटी डी थी, कितनी थी? तो बताओ मैं डिवाइड करूंगा तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डी ही रहेगा। डेंसिटी कितना ही रहेगा, डी। अरे अमाउंट के बढ़ जाने से डेंसिटी थोड़ी ना बढ़ जाती है भाई। मैं पानी 10 ml पीऊं तभी भी उसका डेंसिटी 1 है, मैं पानी 2 लीटर भी पी जाऊं तभी भी उसकी डेंसिटी 1 ही रहेगी, है कि नहीं? तो क्या पानी बढ़ा देने से डेंसिटी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं चेंज हो जाएगा। तो अमाउंट का बढ़ जाने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया कि कौन प्रॉपर्टी इंटेंसिव है और कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, वो आपको समझ में आ गया है। वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट के बढ़ जाने से बढ़ जाती है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव, और जो अमाउंट के बढ़ जाने से नहीं बढ़ता है उसको क्या बोला जाएगा, इंटेंसिव। तो लिख लेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, the properties of system which depend on the properties of system which depend on amount of matter and size of system। ठीक है, तो बताओ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एग्जाम्पल पे क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल में क्या लिख दिया जाएगा बताओ, मास फिर वॉल्यूम। अच्छा प्रेशर की तो बात हुई नहीं, प्रेशर क्या होगा, सोचिए सोचिए आप बताएंगे, मोल, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डेंसिटी, टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, प्रेशर। प्रेशर भी कैसी हो जाएगी भाई, अमाउंट के बढ़ जाने से प्रॉपर्टी बढ़ती नहीं, प्रेशर बढ़ती नहीं है। पहले मान लो ये पूरा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अब मान लो मैं बात कर रहा हूं पूरा क्लासरूम में गैस ही प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है गैस। अब मैं इस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, समझ में आ रही है ना, एक यहां से क्या कर दिया भाई, एक बाउंड्रीज लगा दिया, बाउंड्रीज लगा दिया मतलब पार्टीशन कर दिया। तो अब इस वॉल पे देखो बाउंड्रीज कर दिया, तो इस वॉल पे जो प्रेशर लग रहा होगा, समझ में आ रही है ना, वो भी क्या ही रहेगा, सेम ही रहेगा, समझ में आ रही है ना, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। अच्छा ये बात आपको समझ में नहीं आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप एक इक्वेशन जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो मान लो पहले प्रेशर P1 था,
तो एन आर टी डिवाइड बाई वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पे मान लो प्रेशर P2 हो गया है, अगर मैं बोल सकता हूं P1 इक्वल टू P2 तो मैं बोल दूंगा प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ। अरे बोल सकता हूं ना भाई। अब आप मुझे बताओ, यहां पे लिखूंगा P2 इज इक्वल टू, अब इसके मोल, मोल बताओ इसका मोल कितना हो चुका है N/2। बताओ आर टी तो टेम्परेचर है, और बताओ वॉल्यूम भी कितना हो चुका है इसका V/2। अरे 2 ने 2 को काट दिया है, अब P2 भी क्या हो गया है nRT डिवाइड बाई V, और nRT डिवाइड बाई V का नाम क्या है P1। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि पहले का प्रेशर और बाद का प्रेशर तो सेम ही है। अरे पहले का प्रेशर और बाद का प्रेशर भी क्या है सेम है, मतलब प्रेशर चेंज नहीं हुआ, तो प्रेशर कैसी प्रॉपर्टीज हो जाएगी इंटेंसिव। कैसी हो जाएगी इंटेंसिव। ठीक है, समझ में आ रही है ना। और जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं याद रखेंगे, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती है वो सब कैसी होती है इंटेंसिव। क्या बात समझ में आ गई है? नहीं आया, नहीं आया बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती है वो सब इंटेंसिव। डेंसिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है कि नहीं है? डेंसिटी क्या होती है मास बाई वॉल्यूम, है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें आपको, अभी मैं इसको जो ऑल कंसंट्रेशन टर्म लिखा हूं उसको और डिटेल में समझाऊंगा। इसमें अब मुझे 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है भाई कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा कैसा होगा? अरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा इंटेंसिव। क्या हो जाएगा इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो कैसा हो जाता है इंटेंसिव। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल डेंसिटी की बात करूं, तो मान लो पहले इसका, इस कंटेनर का डेंसिटी क्या था m/v, क्या हो गया है m/v। m बोले तो मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है, मास कैसा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम कैसा है एक्सटेंसिव, रेशियो कैसा आ जाएगा इंटेंसिव। क्योंकि अब मान लो पहले मास m था वॉल्यूम v था, लेकिन अब इसकी डेंसिटी निकालूंगा तो बताओ मास क्या हो चुका है आधा हो गया है, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आधा हो गया है, 2 से 2 कट जाएगा, बाद में भी डेंसिटी m/v ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव। क्या हो जाएगा इंटेंसिव। क्या हो जाएगा भाई इंटेंसिव। तो अब मुझे बताइए कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा कैसे होने वाला है इंटेंसिव। तो एग्जांपल में अगर बात करूं डेंसिटी, मैं बात करूं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं। अरे मोल भी एक्सटेंसिव वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, रेशियो कैसा हो जाएगा इंटेंसिव। क्योंकि मान लो पहले इसका मोल n था वॉल्यूम v था, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा मोल भी आधा वॉल्यूम भी आधा, 2 से 2 कट जाएगा, है कि नहीं। तो मोलारिटी में चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, 9 प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, वो सब कैसी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा बताइए पीएच, पीएच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? अरे पानी चाहे कितना भी हो जाए पीएच तो साथ ही रहेगा। पानी चाहे कितना भी हो जाए, क्या अमाउंट को बढ़ाने से वो बढ़ रहा है क्या पीएच? अरे आपने थोड़ा सा पानी पिया है उसका पीएच 7 है, आप बहुत ज्यादा पानी पी लिए तभी भी पीएच कितना ही रहेगा 7। तो क्या पानी का बढ़ जाने से पीएच बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वो कैसी प्रॉपर्टी है? बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन बोले तो कंसंट्रेशन ही तो है। तो जितनी भी प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म होती है वो कैसी होती है इंटेंसिव। तो पहला प्रॉपर्टी याद रहेगा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो कैसा होता है इंटेंसिव, ठीक है। और सेकेंड अगर बात किया जाएगा तो देखिए कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे में अगर उसका यूनिट वॉल्यूम के लिए या यूनिट मास के लिए डिफाइन किया जाए, पर यूनिट सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया जाए, तो वो क्या हो जाता है वो इंटेंसिव हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए भाई ऑक्सीजन गैस, एग्जांपल समझिए, एग्जांपल मान लो ऑक्सीजन गैस है भाई, क्या है ऑक्सीजन गैस है। अरे कौन सी गैस है ऑक्सीजन गैस है। और मैं ऑक्सीजन गैस बढ़ाते जाऊंगा तो ऑक्सीजन गैस का मास बढ़ते जाएगा। अरे बढ़ जाएगा ना भाई। अरे पहले एक कंटेनर था उसमें ऑक्सीजन गैस 10 ग्राम थे और मैंने ऑक्सीजन गैस डाल दिया 20 ग्राम हो गया। तो ऑक्सीजन गैस का अमाउंट को बढ़ाने से उसका मासेस तो चेंज ना हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन गैस का मोलर मास चेंज नहीं होगा। अगर मैं ऑक्सीजन गैस का बोलूंगा मोलर मास बताइए तो आप क्या ही बताएंगे 32 ग्राम बताएंगे ना भाई। अरे मोलर का मतलब क्या है, ये 1 मोल गैस का मास है। कितना मोल गैस का मास है 1 मोल गैस का मास है। तो ये नहीं कि ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो उसका मोलर मास चेंज हो जाएगा। मोलर मास तो फिक्स है ना भाई 32 ग्राम होता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम ऑक्सीजन गैस को पर मोल के लिए डिफाइन करूंगा तो वो कैसी हो जाएगी भाई इंटेंसिव। कैसी हो जाएगी इंटेंसिव। अरे पर मोल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इधर देखिए
अगर कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और यहां पे लग जाएगा मोलर, क्या लग जाएगा मोलर, या कहीं लग जाएगा, मोलर का मतलब होता है पर मोल के लिए डिफाइन करना है, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिक क्या लग जाएगा स्पेसिफिक, यहां पे कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसका आगे में लग जाएगा स्पेसिफिक, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे इंटेंसिव, क्या बन जाएंगे इंटेंसिव। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर ग्राम मास के लिए डिफाइन करना है। जैसे आप मुझे बताइए, मैंने बोला था ना जितनी प्रकार की एनर्जी होती है, जितनी भी प्रकार की एनर्जी होती है वो सब क्या होती है एक्सटेंसिव। तो बताओ हीट क्या होगा एक्सटेंसिव, क्या होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ में आ रही है ना। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी जितनी भी प्रकार की एनर्जी है वो सब क्या हो जाएगी बताओ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव, गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव। लेकिन अगर कहीं मैं लिखा हूं स्पेसिफिक हीट, क्या लिख दूं स्पेसिफिक हीट, मतलब वो हीट पर ग्राम के लिए डिफाइन है, तो अब वो क्या हो जाएगा इंटेंसिव। और स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है हीट पर ग्राम, क्या होता है हीट पर ग्राम। अरे अगर लिखा है स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब क्या हो जाएगा हीट पर ग्राम, हीट पर ग्राम मतलब हीट बाई मास, ये मास किसके लिए है पर ग्राम के लिए। तो हीट भी एक्सटेंसिव, मास भी एक्सटेंसिव, रेशियो हो जाएगा इंटेंसिव, क्या हो जाएगा इंटेंसिव। तो कहीं भी लिखा है मास लिखा है तो एक्सटेंसिव है, मोलर मास लिखेगा तो इंटेंसिव हो जाएगा, हीट लिखा है एक्सटेंसिव होगा, स्पेसिफिक हीट लिखेगा तो क्या हो जाएगा इंटेंसिव। तो आपको देखना है कि जब भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे में अगर मोलर लिखा है या स्पेसिफिक लिखा है तो क्या हो जाता है इंटेंसिव। इसलिए अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी टर्म्स हमको पढ़ना है। क्या वो समझ में आ रही है ना। ठीक है, अब याद रखना है कि मान लो भाई अगर मैं बात करता हूं कि मान लो ये कंटेनर है और इसकी वॉल्यूम है 2 लीटर, इसकी वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर, मान लो दूसरा कंटेनर है इसकी वॉल्यूम है 1 लीटर, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो बताओ इसका वॉल्यूम फाइनली कितना लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव, ये भी वॉल्यूम कैसा है एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपस में ऐड किया जा सकता है, ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं कि इस रूम का टेम्परेचर, मान लो ये क्लासरूम का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आपको मालूम है 25 डिग्री है, तो मान लो ये रूम है और इसकी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसका भी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब ये नहीं कि दोनों को ऐड करके बोलेंगे इसका रूम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर तो ऐड नहीं हुआ भाई, है कि नहीं। तो याद रखना है कि आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तो ऐड कर सकते हैं लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना भाई। आप मुझे बताओ अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्या वो ऐड हो सकती है, हो सकती है ना। लेकिन अगर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ऐड नहीं हो पाएगी, मतलब टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। क्या बात समझ में आ रही है। बताओ क्या मैं मोल को मोल से ऐड कर सकता हूं, क्या मैं मास को मास से ऐड कर सकता हूं, क्या मैं टेम्परेचर को टेम्परेचर से ऐड कर सकता हूं, क्या नहीं। क्या मैं प्रेशर को प्रेशर से ऐड कर सकता हूं, क्या। मान लो एक पानी है उसका पीएच 7 है, दूसरा पानी है उसका पीएच 7 है, ऐड करूंगा तो क्या पानी का पीएच 14 हो जाएगा, क्या नहीं, मतलब पीएच ऐड नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना। तो आपको क्या समझ में आया है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तो ऐड कर सकते हैं लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करेंगे। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट डेफिनेशन में आपको पढ़ना क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो आपको इसमें 6 प्रकार के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इतने प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बोर्ड पे देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है कि नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, बताइए कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर क्या ही हो जाएगा, 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या हो जाता है, 0। क्लियर है ना। अब मुझे बताइए आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, बार मतलब जब भी देखो बार लगा है तो प्रेशर का यूनिट होता है, ऐसा याद रखेंगे। तो थ्रू आउट द प्रोसेस इसमें क्या कांस्टेंट होने वाला है, प्रेशर। तो बताइए आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रही है ना।
क्या वो समझ में आ रही है ना? प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा मान लो ये हमारे पास में एक कंटेनर है और इसके अंदर में गैस है भाई, गैस, और मैं मान लो इस यहां से थोड़ा हीट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? हीट। तो मान लो गैस यहां पे है भाई, लेकिन गैस यहां पे मान लो इस लेवल तक है, मैं थोड़ा थोड़ा हीट करना चाहता हूं, तभी भी गैस इधर ही है, मतलब यहां से बाहर से कोई प्रेशर लगा रहा होगा, बाहर से कोई प्रेशर लगा रहा होगा, है कि नहीं? क्या वो समझ में आ रही है ना? मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लो ये पिस्टन यहीं पे है और पिस्टन यहीं पे है, मतलब मैं हीट कर रहा हूं, पिस्टन तो यहीं पे है, अरे वो बाहर नहीं गया, गैस बाहर नहीं गए, इसका मतलब यहाँ पे इस पिस्टन पे कोई बाहर से प्रेशर लगा रहा होगा। वो कौन सा प्रेशर है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं? तो अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रेशर कांस्टेंट है भाई? अगर मान लो ये रिएक्शन हो रही है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सी प्रेशर की बात कर रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपको समझ में आ रही है ना? तो मान लीजिए आपका दिमाग में ऐसा याद आना चाहिए कि मान लो कंटेनर ओपन है कि कंटेनर क्लोज है। अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, ओपन कंटेनर में हो रही है या क्लोज कंटेनर में हो रही है? ओपन कंटेनर। अरे ओपन कंटेनर में है, अरे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास में जो प्रेशर है वो 1 atm है भाई, वो कांस्टेंट में है भाई। तो प्रोसेस इन ओपन कंटेनर, क्या लिखा जाएगा कहीं? प्रोसेस इन ओपन कंटेनर। तो अगर ओपन कंटेनर है तो बाहर से प्रेशर लग रहा होगा, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू क्या ही होती है? 1 atm। और वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो कहीं भी लिखा होगा प्रोसेस इन ओपन कंटेनर, तो दिमाग में आना चाहिए प्रोसेस की कौन सी प्रोसेस हो सकती है? आइसोबारिक। क्या हो सकती है भाई? आइसोबारिक। ठीक है। अगर मैं आइसोकोरिक की बात करूंगा तो बताओ इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं मान लो कोई प्रोसेस करा रहा हूं, उसमें बताओ ये कौन सा कंटेनर है? ओपन कंटेनर है या क्लोज कंटेनर है? रिजिड। प्रोसेस इन रिजिड कंटेनर, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या ही रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कहीं लिखा है प्रोसेस इन रिजिड क्लोज्ड कंटेनर, अगर रिजिड है और वो क्लोज कंटेनर है तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोकोरिक। क्या आपको समझ में आ रही है ना? क्योंकि इसकी वॉल्यूम क्या होने वाली है? कांस्टेंट। क्लियर है ना? अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? जिसमें हीट का एक्सचेंज क्या होता है? 0। अरे क्यों हीट नहीं है? वो क्या है? हीट एक्सचेंज। अरे क्यों हीट नहीं है? वो क्या है? हीट एक्सचेंज। तो जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज 0 होता है, ऐसे टाइप की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एडियाबैटिक। क्या बोला जाता है? एडियाबैटिक। या तो कहीं लिखा होगा इंसुलेटिंग कंटेनर या आइसोलेटेड सिस्टम लिखा होगा। समझ में आ रही है ना? तो समझ लेना उस केस में क्या हो जाएगा? क्यू क्या होगा? 0। क्यू 0 मतलब हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा? 0। क्यू हीट है या हीट एक्सचेंज है? हीट एक्सचेंज है। ये क्या है भाई? हीट एक्सचेंज है। या तो लिखा होगा इंसुलेटिंग कंटेनर, या लिखा होगा एडियाबैटिक कंटेनर। समझ में आ रही है ना? और साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है जहां से आप शुरू किए थे फिर वापस वहीं आ जाइए, ऐसी टाइप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? जो इनिशियल स्टेट होता है वही क्या हो जाता है? फाइनल स्टेट होता है। क्लियर है ना? बताओ साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? जो इनिशियल स्टेट होता है वही क्या होता है? फाइनल। आप जाइए यहां से शुरू कीजिए फिर वापस आ जाइए, तो फिर क्या हो जाएगा? जहां से चले थे फिर वापस आ जाइए, तो इनिशियल स्टेज होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे टाइप की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। और आप लोग पढ़े होंगे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या ही हो जाता है? 0। और हम लोग का डेली रूटीन कौन सी प्रोसेस से चलती है भाई? साइक्लिक। अरे शुरुआत में घर में थे, फिर रात में घर ही पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? और इसके बीच में हमने इधर घूमे उधर घूमे, वहां गए, क्लास नहीं जाके कहीं और घूम रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में आप कहां ही पहुंच जाते हैं? बताओ, घर ही पहुंच जाते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, मतलब अच्छा बताओ, ये इनिशियल स्टेट जो है फाइनल स्टेट के बराबर हो गया है, तो मान लो ये कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है कि नहीं है? तो अगर मैं बोलूंगा क्या स्टेट फंक्शन का अगर चेंज निकाल दिया जाए तो वैल्यू क्या ही हो जाएगा? 0। क्या ही हो जाएगा? 0। क्या आपको समझ में आ रही है? अच्छा बताइए, आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, डिस्टेंस 0 हो गया है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। तो अगर मैं बात करता हूं जहां से चले थे वहीं आ गए, तो जितने भी स्टेट फंक्शन है
जितने भी स्टेट फंक्शन है भाई, समझ में आ रही है ना, वो तो पाथ पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है स्टेट फंक्शन? नहीं, किस पे डिपेंड करती है? स्टेट पे, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। अगर इनिशियल और फाइनल सेम सेम आ चुका है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब ध्यान दो, स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना भाई? तो अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम सेम है तो बताओ चेंज क्या आ गया है? चेंज क्या आ जाएगा? जीरो। तो जितने भी स्टेट फंक्शन है उसका चेंज तो हमेशा क्या ही रहेगा? जीरो। अरे समझ में आ चुकी है क्या? तो बताओ टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन था, टेम्परेचर कैसा फंक्शन था? अरे पाथ फंक्शन तो दो ही था ना भाई, कौन कौन? हीट एंड वर्क। तो बताओ डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पे? जीरो। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्योंकि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर स्टेट फंक्शन होता है तो चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर लिखा है डेल्टा टी जीरो तो क्या यहां भी लिखा है डेल्टा टी जीरो? लिखा है कि नहीं लिखा है? तो क्या दिमाग में आएगा? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ये है, दोनों डेल्टा टी में जीरो में डिफरेंस है कि यहां पे क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या ही रहता है भाई? कांस्टेंट। मुझे और अच्छा से लिखना है तो मैं लिखूंगा dt इज इक्वल टू जीरो। हर पॉइंट पे चेंज इन टेम्परेचर क्या ही होता है? जीरो। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में हर पॉइंट पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो नहीं है। अरे भाई पहले वॉल्यूम बढ़ा, कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ, फिर जाके इनिशियल के बराबर हो गया। तो इस पॉइंट में जो है ना भाई, यहां पे जो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन इनिशियल फाइनल के बाद में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये है डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका हर पॉइंट पे, अरे यहां कहीं भी कोई भी पॉइंट पे उसका टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार इसका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस आने वाला नहीं है, या प्रेशर में चेंजेस नहीं आने वाला है आइसोबारिक प्रोसेस में। लेकिन यहां में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे फर्दर आ ही जाएंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस, जितनी भी साइक्लिक प्रोसेस है उसका चेंज हमेशा जीरो है। समझ में आ रही है ना? कोई भी स्टेट फंक्शन होता है उसका चेंज लाएंगे तो जीरो आएगा। समझ में आ रही है ना? तो इसको बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको इस वाला पॉइंट और इस दोनों में डिफरेंस आपको समझा चुका हूं, है कि नहीं? लेकिन आपको दो बातें याद कराई गई हैं। प्रोसेस इन ए ओपन कंटेनर, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया जाएगा आइसोबारिक है कि आइसोबोरिक है, लिखा होगा प्रोसेस इन ओपन कंटेनर। अरे ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर, तो इसका मतलब बाहर से प्रेशर लग रहा होगा। वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो इसलिए प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो जब भी ओपन कंटेनर में कोई प्रोसेस हो रही होती है तो प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं किया जाएगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है कि नहीं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो मान लो हमारे पास में ये क्या है? हमारे पास में ये पिस्टन है। क्या है भाई? पिस्टन। मान लो ये कंटेनर है और ये है पिस्टन। ठीक है, समझ में आ रही है ना? और इसके अंदर में क्या फिल की गई है? गैस। क्या फिल की गई है? गैस। ठीक है, यही सेम कंटेनर हमारे यहाँ पे है। ये है पिस्टन और इसके अंदर में है गैस। क्लियर है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं भाई? अब मैं इस पे, अब मान लो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कंटेनर है और इस पे हम लोग समझने वाली बातें हैं। मान लो ये गैस है। क्या है भाई? गैस। और इसके अंदर में गैस है और ये पिस्टन रुका हुआ है। पिस्टन रुका हुआ है। पिस्टन तभी रुक सकता है जब बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर के बराबर होगा। अब मैं यहाँ पे एक सेंड पार्टिकल डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? सेंड पार्टिकल, है कि नहीं? मान लो ये पिस्टन है, पिस्टन के नीचे में अंदर में है गैस और ऊपर में एक सेंड पार्टिकल। एकदम ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी पढ़ाई जा रही है। और थर्मोडायनेमिक्स शुरू तब होगा जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहां से हमारा ये चैप्टर शुरुआत होती है। लेकिन उसके पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस का वर्क डन का अलग फॉर्मूला आता है, इस प्रोसेस का वर्क डन का अलग फॉर्मूला आता है। कब कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है वो मुझे कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसी बात से समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस इरिवर्सिबल के बारे में बात कह रहा है कि नहीं? तो जहां कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो इरिवर्सिबल होता है। उसको समझने के लिए पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आ रही है? अरे हमारे पास में एक गैस है, एक गैस है और यहाँ पे पिस्टन है और पिस्टन का ऊपर में सेंड का पार्टिकल है
और मान लो अभी ये रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ है, इसका मतलब वो पिस्टन नीचे नहीं आ रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वहीं पे है, और वहीं पे तभी हो सकता है जब अंदर में, बताइए अंदर में कौन प्रेशर है जो एग्जर्ट कर रहा होगा, गैस के मॉलिक्यूल। अरे गैस के मॉलिक्यूल अंदर से प्रेशर लगा रहे होंगे और बाहर से भी प्रेशर लग रहा होगा, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तभी रुका हुआ है। तो मान लो ये इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम तो वो कंडीशन है जहां सब कुछ थम सी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है, जहां पे सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना भाई, इक्विलिब्रियम पे सब कुछ रुक सी जाती है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। अभी ये कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे। क्या आपको समझ में आ रही है ना। अब आप मुझे बताइए यहां पे जो क्या हो रहा है, मान लो बाहर में जो प्रेशर लग रहा होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वजह से लग रहा होगा, और ये जो स्टोन है वो भी प्रेशर लगा रहा होगा, है कि नहीं। तो बताओ जो प्रेशर ऑफ गैस है, जो अंदर की जो प्रेशर है वो बैलेंस हो रही होगी किसकी प्रेशर से भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और स्टोन का वजह से भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा, है कि नहीं भाई। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा सा बताइए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलता अभी ये इक्विलिब्रियम पे है, सब कुछ रुका हुआ है, अब थोड़ा सा इमेजिन करना, अब मान लो एक्सपेंशन हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। अच्छा बताओ एक्सपेंशन होगा तो कौन सी प्रेशर ज्यादा होगी, कौन सा प्रेशर कम होगा। अरे अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और बाहर का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन। अच्छा अगर कंप्रेशन की बात किया जाए तो बताओ बाहर का प्रेशर ज्यादा और अंदर का प्रेशर कम, तो क्या हो जाएगा। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन तभी हो पाएगा जब क्या डिफरेंस हो भाई, प्रेशर का डिफरेंस हो। अरे किसी का प्रेशर ज्यादा हो, किसी का प्रेशर कम हो, तो क्या हो जाएगा भाई, या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा। तो बताइए एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो हो रही है वो किसका वजह से हो रही है, प्रेशर डिफरेंस का वजह से या टेम्परेचर डिफरेंस का वजह से, प्रेशर डिफरेंस का वजह से। क्लियर है ना भाई। अगर मैं बोल रहा हूं अरे बाहर का प्रेशर, अगर मान लो इसका प्रेशर P1 है, अंदर का प्रेशर P1 है और बाहर का प्रेशर P2 है, अगर P1 इक्वल टू P2 हो जाए तो ये वो कंडीशन है, वो कौन सी वाली कंडीशन है, इक्विलिब्रियम वाली। कौन सी कंडीशन है भाई, अरे अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर हो चुका है तो ये तो रुका ही रहेगा ना भाई। अगर किसी का ज्यादा हुआ तो या तो एक्सपेंशन होगा या तो किसी का कम होगा तो कंप्रेशन होगा। अरे अंदर का ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन होगा और बाहर का ज्यादा होगा तो कंप्रेशन होगा। अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर इनिशियल और फाइनल मतलब दोनों का प्रेशर बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे, है कि नहीं। क्या आपको समझ में आ रही है। अगर मान लो भाई ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो यहाँ पे क्लासरूम मान लो हमारा बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, हाई है, और बाहर का टेम्परेचर क्या है, लो है, तो बताओ हीट का फ्लो कहां से कहां होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर की टेम्परेचर की तरफ। अरे मान लो यहाँ पे क्लासरूम में टेम्परेचर काफी ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, और जैसे ही मैं वो क्या करूंगा, उसको खोलूंगा भाई, विंडो को खोलूंगा, तो बताओ हीट का फ्लो होगा कि नहीं होगा। अरे कहां से कहां होगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। अरे कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए। और मान लीजिए जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो क्या हीट का फ्लो होगा क्या, तो हीट का फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, हीट का फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और अच्छा बताइए एक्सपेंशन होगा कंप्रेशन होगा। अच्छा एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल काम करेंगे, अरे वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई ये गैस के मॉलिक्यूल इस पे वर्क करेंगे और वर्क करते करते उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन तो अपने आप से नहीं हो जाएगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम पे हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन। और सिस्टम पे कोई दूसरा काम करेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। तो आप मुझे बताइए गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा तो उस पर तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किसका वजह से हो रही है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस या ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। मैं भाई एक बात आपका दिमाग में डालना चाहता हूं कि वर्क तभी हो पाएगा जब प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर प्रेशर ही सेम है तो कोई वर्क नहीं होगा, या टेम्परेचर ही सेम है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। तो हीट का फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और वर्क तब होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अरे वर्क कब होगा, प्रेशर डिफरेंस का वजह से होगा। अगर मैं बोलता हूं भाई ध्यान दो, अरे वर्क हुआ कि नहीं हुआ, मैं बोल दिया बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर का प्रेशर कम है, बताओ अब पिस्टन वहीं पे रहेगा कि नीचे आएगा। और नीचे लाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, अरे इस सिस्टम पे मुझे काम करना पड़ेगा, मैं सिस्टम पे प्रेशर लगा रहा हूं। क्लियर है ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव हो जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम वो निगेटिव हो जाएगा। अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दो।
ध्यान दीजिए, सारी बात को मैं ये कर रहा हूं कंक्लूड करके, एक छोटी सी बात पे आपको याद रखना है। अरे इक्विलिब्रियम है, क्या है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तभी होगा जब टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर का बराबर हो गया है तो मैं बोलूंगा हीट का फ्लो नहीं हो सकेगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन समझा रहा हूं, इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन समझा रहा हूं, क्लियर है ना? क्योंकि मैं लिखूंगा इक्विलिब्रियम फिर लिखूंगा इक्विलिब्रियम तो उसका मतलब क्या है आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा बताओ, यहां पे इसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा है कि वर्क हो रही है, और वर्क कब होगा? प्रेशर डिफरेंस का वजह से या टेम्परेचर का डिफरेंस का वजह से? एक बात जल्दी जल्दी बताओ, वर्क होगा किसका वजह से? प्रेशर डिफरेंस का वजह से, क्लियर है ना भाई? अगर वर्क प्रेशर ही बराबर है तो क्या कोई वर्क हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा मतलब सब कुछ रुक सी गई है, सब कुछ रुक गया है, तो बताओ कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम का। कौन सी कंडीशन है? मैं इसलिए बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं क्योंकि जब ये मैं पढ़ाया नहीं हूं, जब पढ़ाया होता तो मैं बोलता सब कुछ थम सी जाती है तो दिमाग में क्रिएट हो गया होता, हाँ इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्लियर है ना भाई? लेकिन अभी आपको थोड़ा मालूम होना पड़ेगा। आप तो इक्विलिब्रियम का यही डेफिनेशन याद किए हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम हो जाता है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है भाई? रुक जाता है। समझ में आ रही है ना? अच्छा एक बात और, मान लो ए से बी है, क्या है? ए से बी है, इसके 5 मोल है, इसके 0 मोल है, इसके 4 मोल है, इसके 1 मोल है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कम हो जाता है ना। अरे 3 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल है, तो कहने का मतलब है कि पहले इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो चुकी है। तो मैं बोलूंगा इस रिएक्शन में आ चुका है क्या? इक्विलिब्रियम। क्या आपको समझ में आ रही है ना? मतलब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना भाई, सब कुछ एकदम एक जैसी हो जाएगी, थम सी जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट और इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे सब कुछ क्या हो जाती है? थम सी जाती है। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हो जरूर रहा है। लेकिन जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट। क्या हो जाता है? मैं बोलूंगा वर्क होता है भाई, वर्क होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर ज्यादा है, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपेंशन होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो कंप्रेशन होगा, तो उस केस में वर्क होगा, उस केस में वर्क होगा। अब आप मुझे बताओ एक्सपेंशन करना है, क्या करना है? एक्सपेंशन। अरे आप करेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल काम करेगा, गैस के मॉलिक्यूल काम करेगा और पिस्टन को नीचे से कहां लेके जाएगा? ऊपर। लेकिन अगर पिस्टन ऊपर में है और आपको नीचे लाना है तो आपको काम करना पड़ेगा और उसको आप दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो वर्क होती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस और हीट का फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मान लो प्रेशर बराबर हो चुका है, मतलब बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर के बराबर हो गया है, कुछ वर्क होगा? नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो कहां पे रुक गया है? इक्विलिब्रियम पे। कहां पे रुक गया है? बहुत अच्छी बात है, यहां तक देखिए, यहां तक आपको डाउट नहीं है। अब मैं क्या समझाने वाला हूं कि मान लो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे है, क्या है भाई? इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ स्टोन के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं देखो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब मैंने मान लो यहाँ पे क्या रखा था? स्टोन। क्या रखा था? अब मैं यहाँ पे सेंड के पार्टिकल रखूंगा। किसके पार्टिकल? अरे सेंड के पार्टिकल रखा जाएगा यहाँ पे। अरे जितना स्टोन का मास था ना उतना ही सेंड का भी मास होना चाहिए। वहां पे एक बड़ा पत्थर था, अब ये छोटा छोटा पत्थर है। क्या आपको समझ में आ रही है ना भाई? लेकिन दोनों के मास क्या है भाई? सेम है। दोनों के मास क्या है? तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो प्रेशर ऑफ क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ सेंड के पार्टिकल। अरे होगा कि नहीं होगा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये अभी सब कुछ रुका सा, सब कुछ क्या है भाई? रुका हुआ है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है। क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मैंने यहां से अरे स्टोन को हटा दिया। अरे क्या कर दिया? स्टोन को हटा दिया। तो अब मुझे बताओ, जब स्टोन को हटाऊंगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टोन का प्रेशर मिला के गैस के प्रेशर के बराबर हो रहा था। अब मैं जैसे ही स्टोन को हटाऊंगा तो बताओ पिस्टन कहां जाएगा? क्या अचानक बाहर का प्रेशर कम हो गया है? अंदर का प्रेशर तो उतना ही है, गैस कहां चला जाएगा? ऊपर।
गैस आ गया है यहाँ पे। और वो बताओ भाई, ध्यान दो, यहाँ पे जो है वो मैंने स्टोन को हटाया था, यहाँ पे भी गैस है। बताओ एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान ध्यान से सुनो भाई, मैं बोल रहा था कि जैसे ही मैंने स्टोन को हटाया, एक बार में स्टोन हटाया, एक बार में क्या कर दिया, स्टोन हटाया, पिस्टन ऊपर आएगा, फिर जाके रुक जाएगा, फिर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा बताओ, ये यहां से यहां पे सिंगल स्टेप में हुआ है कि मल्टीपल स्टेप में हुआ है? सिंगल। अरे मैंने क्या किया भाई, आपको मैं समझाने के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, मान लो ऐसा है, ऐसा ये मान लो पिस्टन है, क्या है भाई, पिस्टन, और ये है सैंड के पार्टिकल। क्लियर है ना भाई? स्लो मोशन में समझिए। अरे पिस्टन को हटाया, ये पिस्टन जाके ऊपर जाएगा और फिर रुक जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और फिर रुक जा रहा है, मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम सेम, मतलब वो कहां पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम। फिर कहां पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आई कि नहीं? तो ये फिर कहां पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो बताइए एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन हुआ है? एक्सपेंशन। क्या हो चुका है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब हुआ, जब मैंने सैंड के पार्टिकल को क्या कर दिया, हटा दिया। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो मैं बोल रहा था कि ना जो सैंड का मास है वही, सॉरी, जो स्टोन का मास है वही सैंड का मास के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एक सैंड के पार्टिकल को एक हटाया, सैंड के पार्टिकल को कितना हटाया, एक। समझ में आ रही है ना? तो सैंड के पार्टिकल को मैंने एक हटा दिया, कितना पार्टिकल हटाया, एक हटा दिया। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां पे मान लो कितने सैंड थे, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, 100 सैंड था, कितना, 100 सैंड का प्रेशर इस स्टोन के प्रेशर के बराबर हो रहा था। क्लियर है ना भाई? अरे छोटा छोटा पत्थर है, क्लियर है ना, वो बहुत बड़ा पत्थर था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक सैंड के पार्टिकल को हटा रहा हूं, तो क्या होगा, स्लाइटली बाहर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, सॉरी। देखो देखो, मैं एक सैंड के पार्टिकल को हटाऊंगा तो स्लाइटली क्या होगा, बाहर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, अंदर का प्रेशर उतना ही है जितना है, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं एक और सैंड के पार्टिकल हटाऊंगा, मैं एक और सैंड के पार्टिकल हटाऊंगा, बाहर का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर मैं एक सैंड के पार्टिकल को हटाऊंगा, फिर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर रुक जाएगा। क्लियर है ना भाई? मैं धीरे धीरे करके मैं एक सैंड के पार्टिकल को क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, पिस्टन धीरे धीरे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो ये मान लो हमारा यहां तक आ गया है, यहां तक आ चुका है। क्लियर है ना भाई? अब आपको इन दोनों को अच्छे से समझना है कि अब मुझे बताइए यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है वो सिंगल स्टेप में हो रही है या मल्टीपल स्टेप में हो रही है? तो ये जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी स्टेप में हो रही है भाई, सिंगल स्टेप में हो रही है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइट स्टेप में हो रही है। अरे कौन सी स्टेप में हो रही है, इनफाइनाइट स्टेप या मल्टीपल स्टेप में हो रही है कि नहीं? और आप मुझे बताओ ये स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस है? ये फास्ट प्रोसेस है, लेकिन ये कौन सी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। अच्छा अब मुझे बताइए, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब मैंने सैंड के पार्टिकल को हटा दिया है, अरे सैंड के पार्टिकल को क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब बताइए, हमने सैंड के पार्टिकल को हटा दिया है, तो बताओ जो बाहर का प्रेशर है वो किसका वजह से लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप मुझे बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट। अरे भाई ध्यान दीजिएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अरे अगर कहीं मैं बोलूंगा एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, दिमाग में आएगा प्रोसेस कौन सा है, इरिवर्सिबल। कौन सा है, इरिवर्सिबल। लेकिन बताओ यहाँ पे प्रेशर, अरे मैंने एक पार्टिकल हटाया, अरे एक पार्टिकल हटाया, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसके एक्सटर्नल प्रेशर बताओ कैसे हैं, इसके एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है कि नहीं है भाई? अरे यहाँ पे मैंने सैंड के पास स्टोन को हटाया तो अंदर का प्रेशर किसके बराबर हो चुका था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना भाई। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर हमारा जो होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है भाई, वेरिएबल। क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मुझे बताइए यहां पे जो इक्विलिब्रियम आया, अभी ये इसका इनिशियल स्टेट है कि नहीं है, इनिशियल स्टेट है। और जैसे ही स्टोन को हटाया क्या ये फाइनल स्टेट आ गया? तो इक्विलिब्रियम एक बार आ रही है, दो बार आ रही है कि कितनी बार आ रही है?
अरे इक्विलिब्रियम तो एक बार शुरुआत में रुका था, एक बार स्टोन को हटाने के बाद रुका था। मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आ रही है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेज में आ रही है। लेकिन क्या बताओ, यहाँ पे हर स्टेप में इक्विलिब्रियम आ रही है। अरे एक सेंट के पार्टिकल हटा, अरे एक सेंट के पार्टिकल हटा, पिस्टन बाहर का प्रेशर थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ चुका है, फिर हटाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, रुक जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनिशियल और फाइनल स्टेप में है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इक्विलिब्रियम इज ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम इज ईच स्टेप, इक्विलिब्रियम इज ईच स्टेप, हर स्टेप में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुई, ठीक है, समझ में आ रही है ना। अच्छा अब मुझे बताइए, और यहां पे बोर्ड पे ध्यान देंगे। अच्छा यहां पे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे अच्छा ये गैस को कौन है भाई जो गैस को ऊपर ले जा रहा है? उसको बोला जाएगा ड्राइविंग फोर्स। क्या बोला जाएगा? और एक होता है अपोजिंग फोर्स। लेकिन जैसे ही मैंने सेंट के पार्टिकल को हटाया, अपोज कौन कर रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन लेके कौन जा रहा था? गैस के मॉलिक्यूल, है कि नहीं? तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है तभी ना यहां से यहां चला गया भाई। अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा होता तो कंप्रेशन हो जाता। क्लियर है ना? तो बताओ ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से क्या है? ज्यादा है। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से क्या है? ज्यादा है। क्लियर है ना भाई? अरे ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से क्या है? ज्यादा है। लेकिन अब बताइए इसमें, अगर हम इसमें बात करेंगे, अच्छा ड्राइविंग फोर्स है जो कौन है भाई? गैस का प्रेशर, है कि नहीं? और अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? अपोजिंग फोर्स प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं बात करूंगा यहां से, क्योंकि स्टोन को हटा दिया गया, तो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर से ज्यादा है कि नहीं है? कौन ड्राइव कर रहा है? कौन इसको लेके जा रहा है? अंदर में गैस के मॉलिक्यूल। तो मैं बोल सकता हूं क्या, जो गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अरे बोल सकता हूं ना ऐसे। लेकिन इसमें देखो, इसमें बताइए ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है कि नहीं? पिस्टन ऊपर जा रहा है ना भाई, पिस्टन जा रहा है ना ऊपर। अरे जा रहा है, हाँ जा रहा है, ठीक है। तो बताओ इसमें भी ड्राइविंग फोर्स किससे ज्यादा होगा? अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स किससे ज्यादा होगा? अपोजिंग फोर्स से। लेकिन अब अगर हम बात करें भाई ना, ये देखो प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए, प्रैक्टिकली अगर एक सेंट का पार्टिकल हटाया गया है तो क्या पिस्टन में कुछ नहीं होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही है ना भाई? जैसे आप देखो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। आप अगर सोचेंगे कि एक सेंट के पार्टिकल हटाएंगे, अरे भाई उसका प्रेशर इतना कम होगा कि पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है ना भाई? मतलब प्रैक्टिकली इसमें क्या हो रही है कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्लाइटली इक्वल है अपोजिंग फोर्स के। क्लियर है ना भाई? तो मैं बोल सकता हूं कि यहां में जो प्रेशर ऑफ गैस है वो अप्रोक्सीमेटली या बराबर है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोल सकता हूं ऐसा। अच्छा बताइए, यहां में जो प्रेशर क्रिएट हो रही थी वो किसका वजह से हो रही थी? स्टोन का वजह से। लेकिन यहां में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा वो किसका वजह से क्रिएट हो रहा होगा? स्टोन का वजह से। क्या आपको समझ में आ रही है ना? इसलिए स्टोन का वैल्यू भारी है कि कम है भाई? भारी है भाई, उसका प्रेशर तो ज्यादा रहा होगा ना, इसलिए यहां पे ऐसा आ रहा है। मतलब आप लिख सकते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रेशर होता है गैस का वो ज्यादा होता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। लेकिन इसमें क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और ये क्या होता है भाई? ये होता है रियल प्रोसेस। ये क्या होता है? और ये क्या होता है? आइडियल प्रोसेस। अरे होता तो यही है, ये तो होता ही नहीं। अरे आइडियल कंडीशन है ये। समझ में आ रही है ना? अब ऐसा नहीं होगा कि मैं इनफाइनाइट सेंट के पार्टिकल डालूंगा, एक एक पार्टिकल को हटाते जाऊंगा, इनफाइनाइट स्टेप कराऊंगा और पिस्टन को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाऊंगा। अरे इसमें इनफाइनाइट जगह एक्चुअल प्रोसेस जो होता है वो होता है कौन सा है? इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी है भाई? आइडियल प्रोसेस है। तो अब बताइए, क्या आप आइडियल स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो बोला जाता, अगर मान लो कुछ भी रूल एंड रेगुलेशन है कि ये करना है, क्या आप सारी बात को मानते हैं क्या आप? कुछ तो ऐसा रूल होता होगा जो आप तोड़ देते होंगे। जैसे आपके मम्मी पापा भी कुछ बात बोलते होंगे, ये करना है, तुमको ये रूल को फॉलो करना है, क्या आप करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। अरे जो पूरा कर लेगा तभी ना उसको आइडियल बोला जाएगा। आप आइडियल नहीं है, हम आइडियल को अप्रोच कर सकते हैं, हम कुछ बात मानेंगे, कुछ बात नहीं मानेंगे। क्लियर है ना भाई? तो अगर बताइए, अगर हमारा जो रियल प्रोसेस है
रियल प्रोसेस से हमको आइडियल प्रोसेस की तरफ जाना है, तो बताओ प्रोसेस को एक स्टेप में कराना पड़ेगा या इनफाइनाइट स्टेप में कराना पड़ेगा? तो अगर हमारे पास में कोई भी प्रोसेस है, अगर उसमें नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा दिया जाता है तो वो किसके तरफ अप्रोच करता है? किसके तरफ अप्रोच करता है? आइडियल की तरफ, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ अप्रोच करता है। वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, वो एग्जैक्ट रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, वो एग्जैक्ट आइडियल नहीं हो सकता है। वो आइडियल को अप्रोच करेगा, उसकी कुछ सिमिलैरिटीज, प्रॉपर्टी सिमिलर होने लगेगी, लेकिन वो एग्जैक्ट तो वो नहीं हो सकता है। क्लियर है ना भाई? तो एक्चुअल में जो प्रोसेस हो रही है वो बताओ कैसी है? इरिवर्सिबल। कैसी है? इरिवर्सिबल। अच्छा बताइए, अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, दोनों केस की बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इधर देखो। अगर मैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। अब बताइए, अगर एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन होगा, अगर मैं दोनों का पीवी कर्व ड्रॉ करना चाहता हूं, पीवी देखिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी है ना। तो एक्सपेंशन का अगर मैं दोनों का पीवी कर्व ड्रॉ करूं तो क्या होगा? अब इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जब भी एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम तो 100% बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा? अगर मान लो पहले वॉल्यूम V1 था तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब भी एक्सपेंशन होती है ना भाई, जब भी एक्सपेंशन होती है तो वॉल्यूम तो बढ़ गया है, क्योंकि एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। अरे क्यों एक्सपेंशन हुआ है? क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या हो चुका था? कम। बाहर का प्रेशर क्या हो चुका था? कम। तो अब मुझे बताइए, जब भी एक्सपेंशन होगा तो पहले प्रेशर P1 था, लेकिन अब प्रेशर क्या हो चुका है? P2। प्रेशर तो कम होगा लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बताइए। ठीक है, सेम ग्राफ अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़े तो क्या होगा? देखिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, पहले क्या होगा? पहले वॉल्यूम बढ़ेगा कि पहले प्रेशर कम होगा? पहले क्या होगा? पहले प्रेशर कम होगा, फिर बाद में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या ये बात सही है ना कि पहले वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसके बाद प्रेशर कम होगा? सोचो सोचो, पहले प्रेशर कम होगा बाद में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं देखूं तो मान लो ये V1 वॉल्यूम पे प्रेशर P1 था, क्या ये हमारा इनिशियल स्टेज है? और मान लो बाद में वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P2 हो चुका है, ये फाइनल स्टेज है कि नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए एरिया अंडर पीवी कर्व क्या होता है? एरिया अंडर पीवी कर्व क्या बता देता है? वर्क डन। क्या बता देता है? वर्क डन। आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा वर्क डन क्या होता है। पीवी कर्व का जो एरिया अंडर कर्व होगा वही आपको डायरेक्टली क्या बता देता है? वर्क डन बता देता है। एरिया अंडर पीवी कर्व वर्क डन होती है। ठीक है, अब उसमें भी साइन कन्वेंशन की बातें होती है, आगे बताया जाएगा आपको। अच्छा, अब मुझे बताइए इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करें, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, तो क्या ये सिंगल स्टेप में हो जाता है और ये मल्टीपल स्टेप में होता है? तो आपको ये बात तो बिल्कुल पता है कि पहले क्या होता है भाई? पहले प्रेशर कम होगा और फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में सब काम हो रहा होगा। अरे प्रेशर कम हो रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, एक ही स्टेप में ऐसा होगा। क्लियर है ना? तो बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरे भाई पहले प्रेशर कम हुआ, पहले प्रेशर कम हुआ फिर वॉल्यूम बढ़ गया। अरे पहले प्रेशर कम हुआ फिर वॉल्यूम बढ़ गया। क्या कुछ समझ में आ रही है क्या? तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो कैसी है भाई? इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा? पहले ये इनिशियल पॉइंट था और ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया है। पहले प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, 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 प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या ऐसा ही तो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, है कि नहीं? अरे अगर मान लो इसको इनफाइनाइट स्टेट में कराएंगे, कितना? इनफाइनाइट स्टेट में। तो इनफाइनाइट स्टेट में जब कराएंगे तो जो कर्व होगा वो कैसे दिखाई देगा भाई? वो कर्व आपको ऐसे दिखाई देगा। जब इसको हम इनफाइनाइट स्टेट में करेंगे तो आप सबको ज्वाइन करेंगे तो कर्व ऐसे ही तो दिखाई देगा। पहले क्या हो रही है? प्रेशर कम, वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर कम, वॉल्यूम बढ़ रही है, ऐसा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ये प्रोसेस कौन सी है बताओ? रिवर्सिबल। और ये प्रोसेस कैसी है? इरिवर्सिबल। तो इसका एरिया अंडर कर्व पीवी, इसका एरिया अंडर कर्व और इसका एरिया अंडर कर्व किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है?
अरे ये है एरिया अंडर कर्व, और यहां में ये है, इसमें ये प्रेशर, और ये है एरिया अंडर कर्व। तो बताओ किसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा है? किसका ज्यादा है? रिवर्सिबल का। किसका? रिवर्सिबल का। किसका ज्यादा है? रिवर्सिबल का। एरिया अंडर कर्व किसका ज्यादा है? रिवर्सिबल। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंशन की, किसकी बात कर रहा हूं? एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन में वर्क डन किसका ज्यादा होगा? रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का? रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होता है। एक्सपेंशन के केस में भाई, किसके केस में? एक्सपेंशन के केस में किसका वर्क डन ज्यादा होता है? रिवर्सिबल का। किससे ज्यादा होता है? इरिवर्सिबल से। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल, अब प्रोसेस कैसी हो जाए? कंप्रेशन हो जाए। कैसी हो जाए? कंप्रेशन। तो ये तो एक्सपेंशन वाली बातें हो गई थी। अब बात करना है कंप्रेशन का। अब किसकी बात करना है? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होगा? देखो, पीवी कर्व बनाया जाए। पीवी, मान लो पीवी ऐसा हो जाएगा ना। मान लो ये प्रोसेस है इरिवर्सिबल, ये क्या है? इरिवर्सिबल, और ये प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। क्लियर है ना? अब बताओ, कुछ है ही नहीं। मान लो पहले तो वॉल्यूम V1 V2, प्रेशर क्या है? पहले P1 बाद में P2। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ये है इनिशियल और ये है फाइनल। हो जाएगा ना ऐसे? अब आपको क्या करना है भाई? अब आपको कंप्रेशन के बारे में पढ़ना है। कंप्रेशन के बारे में तो कुछ है ही नहीं। अब एक बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। अब देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब हम यहां से यहां जाना चाहते हैं, ठीक है? तो बताओ, हम यहां से यहां जाना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्टोन को रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? स्टोन को रखना पड़ेगा। अब हम फाइनल से इनिशियल की तरफ जा रहे हैं। मतलब जब भी कंप्रेशन की बात किया जाएगा तो आप फाइनल से कहां जाएंगे? इनिशियल। और एक्सपेंशन की बात कर रहे थे तो इनिशियल से फाइनल जा रहे थे। क्लियर है ना? तो अब मुझे बताओ भाई, जो ये होगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी स्टेप में होगी? मल्टीपल स्टेप में होगी कि नहीं होगी? ऐसे ऐसे ही तो हो जाएगा ना रिवर्सिबल। अरे भाई, पहले तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, वॉल्यूम कम। ऐसे तो हो जाएगा ना भाई? नहीं समझ में आ रही है? लेकिन अब बताओ, यहां पे इरिवर्सिबल प्रोसेस तो एक ही स्टेप में हो जाएगी। क्या? पहले प्रेशर बढ़ेगा, पहले प्रेशर बढ़ेगा फिर वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले प्रेशर बढ़ेगा फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बताओ, इसका पाथ तो एक ही जैसा है ना भाई? अगर मैं बात करूं, इसकी जो पाथ होगी इसकी, वो तो एक ही जैसा है ना भाई? एक ही जैसा है अगर इनफाइनाइट स्टेप में कराएंगे तो। अरे रिवर्सिबल क्या है भाई? एक्सपेंशन या कंप्रेशन में पाथ तो एक ही जैसी आ रही है, तो पाथ नाम हो गया रिवर्सिबल। लेकिन अगर दोनों का वर्क डन निकाला जाए, अब आपको बताना है किसका वर्क डन ज्यादा होगा, किसका वर्क डन कम होगा। अब बताओ, क्या जाने का प्रोसेस भाई, एक्सपेंशन का पाथ अलग है, कंप्रेशन का पाथ अलग है। अरे एक्सपेंशन का पाथ अलग है, कंप्रेशन का पाथ अलग है। रिवर्सिबल में एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का सेम सेम है, तो नाम हो गया है रिवर्सिबल। अब मुझे बताइए, किसका वर्क डन ज्यादा आएगा? किसका वर्क डन ज्यादा आएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो जब भी कंप्रेशन होगा, क्या होगा भाई? कंप्रेशन। तो वर्क डन किसका ज्यादा होगा? इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा। किससे? रिवर्सिबल से। एक में तो भाई, एक में क्या हो रही है? रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा है इरिवर्सिबल से, और एक में इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा है रिवर्सिबल से। एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो आपको याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर।